बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस के अंदर 5 स्ट्रेन आती हैं, ABCDE और GB 6 हैं, ABCDE और G। ठीक है। ए वायरस जो है वो हमारे पास पिकॉर्ना वायरस फैमिली से है। बी वायरस जो है ये हमारे पास DNA वायरस है। ए वायरस RNA वायरस है। सी वायरस जो है ये हमारे पास फ्लैवी वायरस है, ये भी RNA वायरस है। डी जो है वो बी के साथ आता है। कुछ वायरसेस हैं जिनकी वैक्सीन है और कुछ हैं जिनकी वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस ए वायरस पिकॉर्ना वायरस फैमिली से है, RNA नॉन इन्वेलप्ड। इसके बाद IgM इतना सब नहीं करना। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये हमारे पास हेप एडिना वायरस DNA डबल स्ट्रैंडेड वायरस है पार्शली। ये वाहिद DNA वायरस है जो पार्शली डबल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस हमारे पास कौन सा है? एडिनो वायरस, आई थिंक सो। और RNA के अंदर डबल स्ट्रैंडेड कौन सा है हमारे पास? रियो वायरस या रोटा वायरस। इसके बाद हमारे पास हेप सी, ये हमारे पास है फ्लैवी वायरस फैमिली से और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। हेप डी ये भी RNA वायरस है स्मॉलर। और हेप ई ये हमारे पास नॉन इन्वेलप्ड RNA वायरस है। दोबारा से अगर फैमिलीज देखें तो हेपेटाइटिस ए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के बने हुए हैं एक्सेप्ट हेप बी। इन सब की जो है रेप्लिकेशन डिफेक्टिव है एक्सेप्ट हेप डी। उसके बाद हमारे पास इन सब के अंदर हमारे पास DNA पॉलीमरेज नहीं होता एक्सेप्ट हेप बी। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी की HBsAg यानी एंटीजन इन्वेलप्ड कौन सा है? इनमें से बी और डी इन्वेलप्ड हैं, बाकी सारे नॉन इन्वेलप्ड हैं। ए पिकॉर्ना वायरस फैमिली है, बी हेपेडिना वायरस है, सी फ्लैवी वायरस है, डी डेल्टा वायरस है और ई कैल्सी वायरस फैमिली से है। अब बात करते हैं हेपे की। हेपे एंट्रोवायरस फैमिली पिकॉर्ना वायरस फैमिली से, सिंगल स्ट्रैंडेड है, नॉन इन्वेलप्ड है, कोसाहेड्रल है, RNA की पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ है। हेपेटाइटिस ए से मोस्टली चिल्ड्रन अफेक्टेड होते हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीकोरल है, रेयरली ब्लड भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए की पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये हमारे पास कम्प्लीटली अंडरस्टूड ही नहीं है। GIT सेल्स के ऊपर अफेक्ट करता है और लीवर के थ्रू ब्लड में स्प्रेड करता है और वहाँ से ये दोबारा अफेक्ट करता है लीवर सेल को। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हेपेटाइटिस जो है उसके अंदर फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, ये टिपिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा डार्क यूरिन, पेल फीसिस और ALT का लेवल जो ट्रांसअमाइनेज ALT AST है इनका लेवल जो है वो एलिवेटेड होगा और ये मोस्ट केसेस के अंदर स्पॉन्टेनियसली 4 वीक के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगा हेपेटाइटिस ए वायरस। इसके अलावा ये एक और फीचर क्लिनिकल टेबल है, अगर आपने कुछ नहीं करना तो टेबल ज़रूर कर लें। हेपेटाइटिस ए इन सब का रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल है या फिर हमारे पास ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं। क्रॉनिक करियर्स हमारे पास जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स वाले हैं उन सब के अंदर क्रॉनिक करियर हैं और जो फीको ओरल हैं उनके अंदर क्रॉनिक करियर्स नहीं हैं। लैब टेस्ट की बात करें तो ए के लिए हम जो है लैब टेस्ट करेंगे IgM इम्यूनो IgM करेंगे और बी के लिए हम HBs एंटीजन, HBs एंटीबॉडी, IgM HBc एंटीबॉडी ये करेंगे। हेपेटाइटिस सी के लिए एंटीबॉडीज़ देखेंगे, हेपेटाइटिस डी के लिए डेल्टा एंटीजन देखेंगे, ई के लिए कुछ भी नहीं देखेंगे। वैक्सीन्स ए और बी की अवेलेबल हैं, बाकी किसी की अवेलेबल नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स किस केस में यूज़ होती हैं? ए और बी के केस में यूज़ होती हैं, बाकी किस में यूज़फुल नहीं होती। हेपेटाइटिस ए की लैब डायग्नोसिस की बात करें तो IgM और IgG एंटीबॉडीज़ का टाइटर देखेंगे और ट्रीटमेंट के अंदर हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन देंगे और पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे, एंटीबॉडी वैक्सीनेशन करवाएंगे। कहती है हैप बी की। हैप बी जो है ये हमारे पास पार्शली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA वायरस है, इन्वेलप्ड है, हेपेडिना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये 22 नैनोमीटर होता है और इसके पास कोड प्रोटीन होती है, एक सरफेस एंटीजन वाली HBs जिसको हम कहते हैं, एक कोर प्रोटीन होती है जिसको हम HBc कहते हैं। DNA जीनोम होता है जो कि पार्शली डबल स्ट्रैंडेड होता है, DNA पॉलीमरेज होता है। ये हमारे पास हेपेटाइटिस बी का कोट है जो कि 42 नैनोमीटर है वायरस पार्टिकल का साइज़। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कोट के ऊपर हमारे पास HB सरफेस एंटीजन आएगा, फिर कोर आएगा, कोर के अंदर HB कोर एंटीजन आएगा, फिर DNA आएगा जो कि पार्शली डबल स्ट्रैंडेड होगा, आधे को डबल स्ट्रैंडेड बनाना है, DNA पॉलीमरेज होगा। ये है हमारे पास हैप बी का स्ट्रक्चर।
रेप्लिकेशन की बात करें तो ये सबसे पहले एंट्री होगी, अनकोटिंग होगी, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मिसिंग पोर्शन पहले अपना बनाएगा डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड होगा, फिर क्लोज सर्कुलर डीएनए बन जाएगा न्यूक्लियस की फॉर्म में, ठीक है। फिर डीएनए जो है वो सर्व करेगा ऐसे टेम्पलेट, मैसेंजर आरएनए बनेगा, उससे आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। उसके बाद हमारे पास इंडिविजुअल मैसेंजर आरएनएस बनेंगे जो कि पॉजिटिव फुल लेंथ स्ट्रैंड बनाएंगे, और टेम्पलेट के अंदर से हमारे पास कुछ स्ट्रैंड जो है वो मिसिंग होगा। माइनस स्ट्रैंड जो है वो हमारे पास सर्व करेगा ऐसे टेम्पलेट फॉर प्लस स्ट्रैंड्स, जो नेगेटिव पोलैरिटी वाला है वो पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए ऐसा सेंस स्ट्रैंड काम करेगा। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सेंसेस होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए, जो कि हेपेटाइटिस बी का वायरस इनकोड करेगा। फिर न्यू वायरस जो है वो असेंबली करेंगे, मतलब न्यू वायरसेस जो है वो असेंबल होंगे, असेंबली नहीं करेंगे, असेंबल होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसके बाद आरएनए का जीनोम और कैप्सिड्स और प्रोटीन्स इकट्ठी होकर हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस बना देंगे और वो रिलीज हो जाएंगे। ट्रांसमिशन इसकी हमारे पास ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी है। पैथोजेनेसिस के अंदर ये हमारे पास टी सेल मीडिएटेड, साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड वायरल और इम्यून अटैक करेगा वायरल एंटीजन्स के अगेंस्ट, और नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन कॉज कराएगा। इम्यून अटैक्स की वजह से वायरल एंटीजन हेपेटोसाइट्स इफेक्ट होंगे, और ये हेपेटोसाइट की इन्फेक्शन जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड होगी। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनेंगे जिसकी वजह से आर्थ्रैल्जिया, आर्थराइटिस, अर्टिकेरिया होगा। कुछ लोगों के अंदर क्रायोग्लोबुलिन के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, वेस्कुलाइटिस होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। 5% जो एडल्ट पेशेंट है वो क्रोनिक कैरियर होंगे। जो हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन है वो परसिस्ट करेगा ब्लड में क्रोनिक कैरियर के एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा लोगों के अंदर जो क्रोनिक कैरियर होंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो इनएक्टिवेट जो HBX जीन है वो एक ऑन्कोजीन है, वो इनएक्टिवेट कर देगा ट्यूमर सप्रेसर P53 के जीन को, जिसकी वजह से हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा। और सेलुलर रीजनरेशन जो है हो सकती है, लेकिन होगी, डेड हेपेटोसाइट्स को रिप्लेस करने के लिए सेलुलर रीजनरेशन होगी। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो जाएगी फिर नहीं होगी। और 90% केसेस में इन्फेक्टेड न्यूनेट्स जो हैं वो क्रोनिक करियर्स बनेंगे। लैब डायग्नोसिस के अंदर हम डिफरेंट इसके जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ हैं उनको देखेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड में हमें सरफेस एंटीजन मिलेगा, प्रोड्रोम पीरियड के अंदर भी सरफेस एंटीजन और एंटी कोर मिलेगा। उसके बाद एंटी HBC यानी कोर प्रोटीन के खिलाफ अर्ली कन्वेलेसेंस में हमारे पास एंटी HBC मिलेगी, और लेट के अंदर भी एंटी HBC मिलेगी, ठीक है। टाइटर अगर हम देखेंगे मंथ्स कितने हो गए आफ्टर एक्सपोजर, उससे हमें डिफरेंट टाइटर मिलेंगे। अगर 1 मंथ के बाद हम देखेंगे तो हमें सरफेस एंटीजन मिलेंगे और HBE एंटीजन मिलेंगे। 4 महीनों के बाद हमें पीक मिलेगी एंटी HBC की, और तकरीबन 6-7 महीनों के बाद एंटी HBE की, और 8 महीनों के बाद हमें 7-8 महीनों के बाद एंटी हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन की हमारे पास मिलेगी, एंटी HBs मिलेंगी। AG का मतलब है एंटीजन और एंटी का मतलब एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। हेपेटाइटिस जो सरफेस वाला एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। साथ ही ALT और AST देखें तो वो हमारे पास तीसरे से चौथे महीने के अंदर जो है वो पीक पे जाएगा, और तकरीबन 6ठे महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ALT का लेवल नॉर्मल हो जाए। ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं, प्रिवेंशन के लिए हम जो है वो वैक्सीन करवाएंगे या हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाएंगे, या दोनों। हेपेटाइटिस C फ्लैवीवायरस फैमिली से है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पॉजिटिव पोलैरिटी का जीनोम है, 6 जीनोटाइप्स हैं इसकी, और हाइपर वेरिएबल है ये हमारे पास। ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड और सेक्स है, ये भी हमारे पास हेपेटाइटिस और वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करता है। सेम हेपेटाइटिस वाले सिम्टम आएंगे, फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, पेल फीसिस, एलिवेटेड ट्रांसअमाइनेसिस, और इसके अलावा हमारे पास लीवर की सिरोसिस हो जाएगी और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और एट द एंड हमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन जो है वो ऑटो इम्यून रिएक्शन भी कराता है, वेस्कुलाइटिस, आर्थ्रैल्जिया, पर्परा, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ये क्रायोग्लोबुलिन्स की वजह से होता है। क्रायोग्लोबुलिन्स जो है वो प्रोटीन में प्रेसिपिटेट हो जाएंगी और ये कंपोज की हुई होती है हेपेटाइटिस C वायरस के एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ से। लैब डायग्नोसिस एलाइजा है, वायरल लोड कराएंगे। इसके अलावा रिबा रिकम्बिनेंट इम्यूनो ब्लॉट एसे कराएंगे, वायरल लोड कराएंगे। ट्रीटमेंट में हमारे पास सोफोस्बुविर है जिसका नाम सोवाल्डी ये हमने क्रॉनिक HCV के पेशेंट्स को देनी है। Hep D जो है ये डिफेक्टिव वायरस है, इसको कोई और वायरस चाहिए होता है
तो वो दूसरा वायरस कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का अटैक होगा तो डी का अटैक होगा, डी का अकेले अटैक नहीं हो सकता क्योंकि ये डिफेक्टिव वायरस है। ई वायरस जो है वो फीको ओरल रूट के साथ आएगा, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये हेपेटाइटिस ए से भी ज़्यादा ई कॉमन है। एशिया, अफ्रीका, इंडिया, मैक्सिको वगैरह के अंदर ज़्यादा कॉमन है, यूएस के अंदर अनकॉमन है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की हेपेटाइटिस ए जैसी होती हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर इसका हाई मोर्टेलिटी रेट है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ नहीं होती, और इसकी वैक्सीन एज पर द स्टेटमेंट 2007 में बन चुकी थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस जी वायरस भी है जो कि जस्ट लाइक HCV एक्ट करता है।